चलिए देखिए ध्यान से, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है इस चैप्टर के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स में। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं, हमने बायोमॉलिक्यूल्स का लिटरल मीनिंग समझा था, बायोमॉलिक्यूल्स के डेफिनेशंस की बात की थी हमने, और मैंने कहा था कि बायोमॉलिक्यूल्स बेसिकली ऑर्गेनिक कंपोनेंट है लिविंग सिस्टम का। लिविंग सिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, जिन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से लिविंग बींग्स बने हुए हैं, उन्हें हमने कहा था बायोमॉलिक्यूल्स। और साथ ही साथ हमने देखा था कि लिविंग मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐसा तो नहीं कि सारे कंपोनेंट्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, उसमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हैं, बहुत सारे आयंस हैं, वाटर है। तो हमने लास्ट क्लास में यही देखा था कि कैसे हमने ऑर्गेनिक फ्रैक्शन को और इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन को सेपरेट किया है। अब जरा बात करते हैं आगे इससे, देखिए ध्यान से। अब बायोमॉलिक्यूल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया है, और ये जो डिवीज़न है, ये जो क्लासिफिकेशन है बायोमॉलिक्यूल्स का, वो है उसके मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे। मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे मैंने कहा था इस चैप्टर के अंदर आपको मेनली पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, एंजाइम्स के बारे में। ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स मैंने कहे थे, एक्सेप्ट लिपिड, दे ऑल आर पॉलीमर्स। ये पॉलीमर्स हैं। न्यूक्लिक एसिड भी पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट भी पॉलीमर है, प्रोटीन्स भी पॉलीमर है। तो अलग अलग मोनोमर्स से मिलकर बने हुए होंगे ये सारे पॉलीमर्स। देखेंगे कैसे बने हुए हैं, इनका क्या कंपोजिशन है, उन सबको हमें समझना है इस चैप्टर के अंदर। अब जरा देखिए, तो मैंने कहा बायोमॉलिक्यूल्स को आप मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है, बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे आप बायोमॉलिक्यूल्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स। बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स and the second one is बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा, मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल्स को हम दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स और बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स और बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स। आइए समझते हैं क्या है। देखिए ध्यान से, यहाँ दो शब्द है, एक शब्द यहाँ लिखा हुआ है मैक्रो, और मैक्रो का मतलब ही होता है लार्ज, और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। बोलते हैं माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब स्मॉल। इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि मैंने मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन किया है, तो इन बायोमॉलिक्यूल्स का मास, जिसे मैक्रोमॉलिक्यूल्स कह रहे हैं, इनका मास ज़्यादा होगा और इनका मास कम होगा। तो देखिए ध्यान से, बायो के अंदर जो मॉलिक्यूलर मास के लिए यूनिट यूज़ किया जाता है, दैट इज डाल्टन। आपने मॉलिक्यूलर मास के लिए यूनिट देखा होगा यू या फिर AMU, है ना, एटॉमिक मास यूनिट, और यू। यहीं पे एक और यूनिट यूज़ करते हैं, डाल्टन। मतलब ये हुआ, देखिए ध्यान से, मैक्रोमॉलिक्यूल्स वो सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास इज in the range of 10,000 डाल्टन। 10,000 डाल्टन के आसपास होगा क्या, इनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 डाल्टन के आसपास होगा। जनरली 1 डाल्टन 1 AMU के बराबर होता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10,000 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर इनका मॉलिक्यूलर मास लाई करेगा 10,000 रेंज में, मतलब बहुत ही ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास है। और इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कैसा होगा, लेस देन 1,000 डाल्टन। इनका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास इज लेस देन 1,000 डाल्टन, 1,000 डाल्टन से कम होगा। और इनका जो मॉलिक्यूलर मास लाई करेगा वो 10,000 डाल्टन के रेंज में होगा। तो अब ये बात है कि 1,000 डाल्टन से तो ज़्यादा ही होगा। तो जिनका 1,000 डाल्टन से ज़्यादा है और 10,000 के रेंज के आसपास है, वो सारे किस में आएंगे, बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में। और जिनका मास 1,000 डाल्टन से कम है, वो सब किस में आते हैं, बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स के कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए ध्यान से, जब हम बात करते हैं, जरा एग्जाम्पल से समझते हैं तो और समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर बेसिस पे, तो जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स है उसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका न्यूक्लिक एसिड्स, मतलब DNA और RNA। न्यूक्लिक एसिड्स, DNA और RNA, ये बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल में आएंगे। इसी में आपका आ जाएगा पॉलीसेक्राइड्स।
पढ़ेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। तो जो पॉलीसेक्राइड्स वाले ग्रुप्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो बहुत सारे मोनोसेक्राइड के यूनिट से मिलकर बने हुए हैं, वो सब किस में आते हैं? बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स में। तो इसी में आ जाएगा आपका पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। सो पॉलीसेक्राइड्स आर ऑल्सो बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। इसी में आ जाएंगे प्रोटीन्स, प्रोटीन्स भी क्या है? प्रोटीन्स भी बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स के कैटेगरी में आएंगे। मतलब इनका मॉलिक्यूलर मास काफ़ी ज़्यादा है, 10,000 डाल्टन के रेंज में होगा इनका मॉलिक्यूलर मास। और इनका मॉलिक्यूलर मास जो हमने बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहा है, इनका मॉलिक्यूलर मास 1000 डाल्टन से कम है। और इसी में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे मोनोसेक्राइड्स के बारे में, मोनोसेक्राइड्स के बारे में। जितने भी मोनोसेक्राइड्स है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है, मैनोज है, ये सब मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं। इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग 1 by 1। ये सब बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। इसी में हम लोग बात करेंगे किसकी? इसी में हम लोग बात करेंगे लिपिड की। लिपिड के लिए याद रखना है, लिपिड क्या है? एक बायो माइक्रोमॉलिक्यूल है। इसका मॉलिक्यूलर मास अराउंड 800 डाल्टन के आसपास है। 800 डाल्टन है इसका मॉलिक्यूलर मास। तो लिपिड भी एक बायो मैक्रोमॉलिक्यूल के ग्रुप में आएगा, क्योंकि लिपिड मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो 1000 डाल्टन से कम है, दैट इज अराउंड 800 डाल्टन। इसी में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स से ही मिल करके न्यूक्लिक एसिड बनता है। न्यूक्लियोटाइड्स आर बेसिकली मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो मोनोमर जो है वो माइक्रोमॉलिक्यूल है, लेकिन इस मोनोमर्स के रिपीटिशन से, इसके पॉलीमराइजेशन से जो न्यूक्लिक एसिड बना है वो कैसा है? मैक्रोमॉलिक्यूल की कैटेगरी में आएंगे। तो मोनोसेक्राइड्स, लिपिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स किस में आएंगे? बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स के कैटेगरी में आएंगे। क्लियर है? तो मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे हमने बायोमॉलिक्यूल्स को 2 ग्रुप में बांटा है, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स और बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स। क्लियर है? ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल और भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, यही याद रखेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसेक्राइड्स और प्रोटीन्स। आई होप कि ये क्लियर है सभी को। अब जरा देखिए ध्यान से, इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे कि लिविंग टिश्यू के अंदर ये सब प्रेजेंट है, मैक्रो भी प्रेजेंट है और माइक्रो भी प्रेजेंट है। तो हम लोग प्रोसेस को समझेंगे, उस केमिकल टेक्निक को समझेंगे, उस केमिकल एनालिसिस को समझेंगे, जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग माइक्रो और मैक्रो वाले पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं। मतलब हाउ वी कैन सेपरेट बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स, इन दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे और उसके लिए क्या क्या टेक्निक है, उसी को हमें समझना है। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर सकते हैं आप, इसको पूरा इरेज कर देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, हमने अभी बायोमॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे 2 ग्रुप में डिवाइड किया, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड माइक्रोमॉलिक्यूल्स। अब हम लोग समझने वाले हैं उन प्रोसेसेस को, उन टेक्निक्स को, जिसके थ्रू हम मैक्रो वाले फ्रैक्शन को और माइक्रो वाले फ्रैक्शन को दोनों को कैसे सेपरेट करते हैं। आइए समझते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको अगेन एक लिविंग टिश्यू लेना है। ये लिविंग टिश्यू कोई प्लांट टिश्यू हो सकता है, कोई एनिमल टिश्यू हो सकता है। तो आप कोई प्लांट टिश्यू ले सकते हैं, जैसे कोई लीफ का पार्ट ले सकते हैं, या कोई एनिमल टिश्यू ले सकते हैं। कोई सा भी एक प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू ले सकते हैं। एनिमल टिश्यू के लिए मैंने पहले कहा कि आप लीवर का कोई पीस ले सकते हैं, कोई सा भी ऐसा एक एनिमल टिश्यू हमने लिया, या फिर प्लांट टिश्यू के तौर पे आप लीफ ले सकते हैं। अब क्या करना है, अब देखिए ध्यान से, इसको आपको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने का मतलब सिंपली क्या है कि जैसे हम लोग जूस बनाते हैं तो ग्राइंडिंग मशीन आता है, या फिर आपने देखा होगा कि जो मोटर और पेस्टल होते हैं उसके भी हेल्प से आप ग्राइंड कर सकते हैं। तो आप इसका ग्राइंड करना है इसको, और ग्राइंड कहाँ करना है इसको जरा ये समझना है। इसको ग्राइंड करना है तो कहाँ ग्राइंडिंग किया जाएगा? इन सॉल्यूशन ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, इन सॉल्यूशन ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड सॉल्यूशन में क्या करना है, इसको आपको ग्राइंड करना है। मतलब सिंपली ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का मीडियम होगा और उसके अंदर इसको हम लोग ग्राइंड कर रहे हैं, इसको ग्राइंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मोटर और पेस्टल। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड क्या हो गया? CL3CCOOH, दिस इज ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, दिस इज ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड।
तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड मीडियम में इसको हमें ग्राइंड करना है। जब ग्राइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोर्स या तो ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ कर सकते हैं या मोटर और पेस्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। मोटर एंड पेस्टल, मोटर एंड पेस्टल क्या है आपने देखा होगा इस तरह से एक, है ना, ये हो गया मोटर एंड पेस्टल। इसके हेल्प से भी आप क्या कर सकते हैं, इसके हेल्प से भी आप ग्राइंड कर सकते हैं। तो जब हम ग्राइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्राइंड करने के बाद हमें एक थिक स्लरी मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिल गया हमारे पास, एक स्लरी, एक पेस्ट जैसा कुछ मिल जाएगा इस तरह का, है ना। ये जो स्लरी है, इस स्लरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये पूरा का पूरा लिविंग टिश्यू ग्राइंडेड फॉर्म में है। अब जो ये स्लरी है और ये मीडियम कैसा है, दिस इज मीडियम ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। अब क्या करते हैं, इसका आप फिल्ट्रेशन कीजिए। फिल्ट्रेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं आप चीज़ क्लॉथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरह से हमने एक फनेल लिया है, ये एक फनेल है और यहाँ आप एक चीज़ क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं या कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सपोज करो चीज़ क्लॉथ है, चीज़ क्लॉथ क्या है, जिसे छेना को अलग किया जाता है, वही है चीज़ क्लॉथ, है ना। अब इसके ऊपर इस स्लरी को पूरे आप उड़ेल दें, ठीक है। तो यहाँ जब इस स्लरी को इसके ऊपर डालेंगे, इधर एक बीकर लगा दिया है हमने ऐसा, तो जब इसके ऊपर डालेंगे तो कुछ पार्ट ऐसा होगा जो फिल्टर होकर नीचे आ जाएगा यहाँ, है ना, इस चीज़ क्लॉथ को पास करता हुआ नीचे आ जाएगा, और कुछ पार्ट ऐसा होगा जो ऊपर पे ही रह जाएगा, यहाँ पे ही अटक चुका है, ऊपर भी रह जाएगा। तो दो कंपोनेंट होंगे, एक जो नीचे की तरफ फिल्टर होकर पास करके आ चुका है, इसी को बोलते हैं एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, दीज आर कॉल्ड एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, या इसी को और बोलते हैं फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट। और जो कंपोनेंट ऊपर की तरफ बच चुका है इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं रिटेंटेट, रिटेंटेट, या इसी को और कह सकते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो दो पार्ट मिलेगा हमें, एक सॉल्युबल फ्रैक्शन मिलेगा और एक इनसॉल्युबल फ्रैक्शन मिलेगा। देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया है, एक लिविंग टिश्यू लिया और लिविंग टिश्यू को क्या कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं। ग्राइंड कहाँ कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन। किसके एक्वस सॉल्यूशन में, कैसा सॉल्यूशन है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। अब जब हमने ग्राइंड किया तो हमें एक स्लरी मिला, अब स्लरी को क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम फिल्टर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चीज क्लॉथ, कॉटन का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। तो हमने कहा एक हमें दो फ्रैक्शन मिलेगा, दो पार्ट मिलेगा, एक जो फिल्टर होकर आ चुका है और एक जो ऊपर में ही रह गया है, जो फिल्टर नहीं हो गया, जो इनसॉल्युबल पार्ट था उसे हमने क्या कहा है, रिटेंटेट, और जो नीचे आ चुका है उसे हमने क्या कहा है, फिल्ट्रेट। अब जब आप इस फिल्ट्रेट वाले पार्ट को एनालाइज करेंगे, इस जो एसिड सॉल्युबल पार्ट को जब एनालाइज करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा माइक्रो मॉलिक्यूल्स, इसमें आपको मिल जाएगा माइक्रो मॉलिक्यूल्स, इसमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स वाले पार्ट हो गए, मतलब बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स वाला पार्ट होगा। जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि इसमें आपको मोनोसेक्राइड्स मिल जाएंगे, मोनोसेक्राइड्स मिल जाएंगे इसके अंदर। मोनोसेक्राइड्स का मतलब क्या हुआ, मोनोसेक्राइड्स जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, है ना, पढ़ेंगे मोनोसेक्राइड्स अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो ये इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा अलग अलग डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे, मतलब इनमें सारे वो सब्सटेंसेस मिलेंगे जिनका मॉलिक्यूलर मास 1000 डाल्टन से कम है। बट जो रिटेंटेट वाला पार्ट है, जो एसिड इनसॉल्युबल पार्ट है, इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें जितने भी पॉलीमर्स थे, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड ये आपको यहां मिल जाएगा। इसी के अंदर आपको मिल जाएगा पॉलीसेक्राइड्स, जितने भी पॉलीसेक्राइड्स हैं वो सब मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे कि अगर आपने प्लांट टिश्यू लिया है तो स्टार्च मिल जाएगा, सेलोज मिल जाएगा, तो पॉलीसेक्राइड का पार्ट मिल जाएगा यहाँ पे, साथ ही साथ प्रोटीन वाले पार्ट मिल जाएंगे। ये जितने भी पॉलीमर्स थे वो मिलेंगे, लेकिन एक स्पेशल पॉइंट ये है कि इसी रिटेंटेट वाले फ्रैक्शन में ही आपको लिपिड भी मिलेंगे, इसी रिटेंटेट वाले फ्रैक्शन में आपको लिपिड भी मिलेंगे। जबकि हमने देखा था कि लिपिड एक बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है, लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ है, ये प्रेजेंट है रिटेंटेट वाले फ्रैक्शन में अलोंग विद दीज पॉलीमर्स। अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, अगर ये माइक्रो बायो मॉलिक्यूल है तो इसे तो फिल्ट्रेट वाले फ्रैक्शन में होना चाहिए था अलोंग विद अदर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ है, ये प्रेजेंट है रिटेंटेट वाले फ्रैक्शन में।
तो रिटेंटेट वाले फ्रैक्शन में प्रेजेंट जरूर है, लेकिन ये कोई मैक्रो बायोमोलिक्यूल नहीं है। तो एक लिपिड ही ऐसा कंपोनेंट होगा जो माइक्रो होते हुए भी कहां प्रेजेंट है, रिटेंटेट वाले फ्रैक्शन में। बाकी जितने भी माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जितने भी मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं, वो सब के सब कहां प्रेजेंट होंगे, फिल्ट्रेट वाले फ्रैक्शन में। अब क्वेश्चन आता है कि लिपिड यहां क्यों प्रेजेंट है, लिपिड रिटेंटेट वाले फ्रैक्शन में क्यों प्रेजेंट है, इसका क्या कारण है, इसी को हम समझेंगे। तो इस तरह से हमने इन दोनों कंपोनेंट को अलग अलग कर लिया है, मतलब बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को। इधर मैक्रोमोलिक्यूल्स वाला फ्रैक्शन हो गया, इधर माइक्रोमोलिक्यूल्स वाला फ्रैक्शन हो गया। एक्सेप्शन यही है लिपिड, कंडीशंस यहाँ है लिपिड के लिए, साथ लिपिड के लिए अलग बात है। तो लिपिड के लिए बात करेंगे कि लिपिड वहाँ क्यों प्रेजेंट है, इसकी बात करेंगे इसको। तो हमने अभी देखा कि कैसे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को और माइक्रोमोलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं। रिटेंटेट वाले पार्ट में एक्सेप्ट लिपिड जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे, और फिल्ट्रेट वाले में जो भी मॉलिक्यूल्स थे वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स थे। क्वेश्चन यही था कि लिपिड तो एक लिपिड कैसा मॉलिक्यूल है, मैंने कहा ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन प्रेजेंट कहाँ था, प्रेजेंट था ये प्रेजेंट इन रिटेंटेट पार्ट, प्रेजेंट इन रिटेंटेट पार्ट, ये रिटेंटेट फ्रैक्शन में प्रेजेंट था, रिटेंटेट वाले फ्रैक्शन में प्रेजेंट था along with other बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। अब इसका जरा आंसर क्या है, जरा इसको समझते हैं। देखिए ध्यान से, जो लिपिड है इसका नेचर कैसा है। लिपिड एक नॉन पोलर सब्सटेंस है, नॉन पोलर सब्सटेंस है, इसके ऊपर कोई पोलैरिटी नहीं होती, कोई चार्ज नहीं होता। तो लिपिड कैसा है, एक नॉन पोलर सब्सटेंस है, लिपिड इज ए नॉन पोलर सब्सटेंस। और जो हमने सॉल्यूशन यूज किया था, जो एक्वस सॉल्यूशन था ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का, दिस इज अ पोलर सॉल्वेंट, ये एक पोलर सॉल्वेंट हमने यूज किया है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो लिपिड है नॉन पोलर, और जो एसिटिक एसिड जो हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का मीडियम यूज किया है दैट इज पोलर। अब कंसेप्ट यही है सॉल्बिलिटी का, लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक, पोलर में डिजॉल्व होता है और नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। तो जैसे ही हमने जो लिविंग टिश्यू हमने लिया था, सपोज करो ये हमने लिविंग टिश्यू लिया था, आप जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में भी लिपिड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में लिपिड प्रेजेंट है, या खुद स्टोर भी हो सकता है लिपिड टिश्यूज के अंदर। तो जब आप टिश्यूज को रप्चर करते हैं, डैमेज करते हैं, ग्राइंड कर रहे थे, तो जितने भी लिपिड के मॉलिक्यूल्स थे, लिपिड के मॉलिक्यूल्स एक जगह यूनाइट हो गए, और यूनाइट होकर के इसने फॉर्मेशन कर दिया है वेसिकल्स का। तो इसने वेसिकल्स का जो फॉर्मेशन किया है, ये जो वेसिकल्स, ये जो लार्ज वेसिकल्स का जो फॉर्मेशन हुआ है, दीज आर नॉन पोलर वेसिकल्स, दीज आर नॉन पोलर वेसिकल्स which can't dissolve in polar solvent, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकते। और जब पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे, इसलिए जब आपने इसका फिल्ट्रेशन किया, इसको हमने फिल्टर करना शुरू किया, तो ये आपको कहाँ मिल रहे थे, ये आपको मिल रहे थे रिटेंटेट वाले फ्रैक्शन में, ये मिल रहे थे रिटेंटेट वाले फ्रैक्शन में। रिटेंटेट में मिलने का कारण क्या है, रिटेंटेट में मिलने का यही कारण है कि ये सॉल्युबल नहीं है, जब इसमें घुले ही नहीं तो यहाँ पे आए नहीं, फिल्ट्रेट वाले पार्ट में प्रेजेंट नहीं है। तो चूंकि ये सॉल्युबल नहीं थे, घुल नहीं पाए, और साथ ही साथ ये लिपिड मॉलिक्यूल्स यूनाइट होकर के वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर चुके हैं, जितने भी लिपिड्स थे एक जगह आकर के अलग अलग वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर चुके हैं, इसलिए कहाँ प्रेजेंट था, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। आई होप के कारण है कि लिपिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्यों है, रिटेंटेट वाले पार्ट में क्यों है। तो इसे नोट डाउन कर ले।